हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरीन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंटीरियर क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आई होप आप लोगों ने इससे पहले लाइट और ह्यूमन आई के दोनों चैप्टर पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम लोग सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और जो भी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है उन सभी के बच्चों के लिए है। ये एक वन शॉट वीडियो है, तो इसमें पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। न्यूमेरिकल्स इसके बाद होंगे। तो सबसे पहले वही इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लोग सब चीजें देख लेते हैं। वैसे बुक में स्टार्ट करंट से होता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को पहले समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से नोट करते हैं। यहाँ कैपिटल क्यू लिखा है, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो। चार्ज जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये 10 की पावर लगा हुआ है, ठीक है, 10 की पावर -19 कूलम। और अब एक जगह पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए यहां पे लगा है n, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने सारे इलेक्ट्रॉन है उसी के हिसाब से आपके पास चार्ज आता है टोटल। तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne। ठीक, ये दिया नहीं होता है लेकिन आपको यूज करना पड़ता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर होता है Q इज इक्वल टू Ne। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। हाँ, और एक और बात, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको कैपिटल C से डिनोट करता है। इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे है, चाहे जूल हो या कूलम हो, ये सब कैपिटल लेटर से लिखे जाता है ना। और जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है उनको आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हो, जैसे मीटर हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद छोटी छोटी बात है कि भाई कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है। मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उन्हें कंडक्टर कहा जाता है, और जो कंडक्ट नहीं करते, मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर, उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, हाँ। अब यहां से आप चैप्टर को देखिए। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, पहले के समय में जब इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तब माना जाता था इलेक्ट्रिक करंट was considered to be the flow of positive charge and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current। पहले के समय में माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो है किसका? पॉजिटिव चार्ज का, कि पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है, ठीक है। लेकिन आज हम जानते हैं कि किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भाई? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जो आप लिखोगे वो ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद टाइम इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो रेट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे I जो कि यहां पर करंट है, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जो कि फ्लो हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बाई T। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हो कि करंट, ये पॉजिटिव चार्ज जहां पर है, देखिए ये सेल होता है, सेल में जहां पर बड़ी वाली लाइन खींची उसे प्लस बोलते हैं, जहां छोटी सी लाइन होती है उसको माइनस बोलते हैं। लेकिन यहां पर दो बार सेल है तो इसको हम लोग बैटरी कहेंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। सेल जो होता है नॉर्मली ऐसे बनता है, ऐसे और ऐसे। बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला जो लाइन होती है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और बैटरी एक से ज्यादा सेल लगे होते हैं उसमें, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक। तो यहां पे बैटरी लगी है और यहां से करंट जा रहा है, करंट प्लस से निकलेगा और कहां पूरा घूम के माइनस की तरफ आएगा, ठीक है। अब ये सब बातें समझेंगे प्रॉपर। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी। इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, या फिर Q की थी कूलम, टाइम की सेकेंड, तो इसे कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। बताओ, टाइम लिख दिया है, कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। और जो डायरेक्शन होगी करंट की वो हमेशा अपोजिट होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मतलब अगर करंट यहां जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक। जैसे ऊपर कह रहे थे कि प्लस चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन करंट की होगी, लेकिन क्योंकि प्लस चार्ज तो फ्लो करता ही नहीं है, माइनस चार्ज फ्लो करता है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, उसके आसपास उसका एक फील्ड होगा, जैसे मैग्नेट का एक फील्ड होता है वैसे चार्ज का भी अपना एक फील्ड होता है, ठीक। अब कोई भी दूसरा चार्ज है Q0, इसको जब मैं इस फील्ड में लेके आऊंगा तो मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। ये इसके रेंज से बाहर है तो अब इसे मान रहा है कि वो इंफिनिटी से। तो जब भी भाई किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा है भाई, टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी हम किसी यूनिट चार्ज पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इंफिनिटी से उसको किसी पॉइंट में लेके आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। W मतलब वर्क, Q मतलब जो भी चार्ज है, ठीक। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसका जैसे इसका सिंबल है V, वैसे इसका यूनिट भी होता है कैपिटल V। और इसमें वर्क जूल है भाई, चार्ज है कूलम, तो इसे जूल पर कूलम भी कहा जाता है, ठीक। दोनों बराबर होते हैं, अब वोल्ट लिखो, जूल पर कूलम लिखो, एक ही बात है। अब ये तो बात रही किसकी, पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर ऑलरेडी चार्ज जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पॉइंट ए में है मान लो, ठीक। अब उसको उठा के मैं वहां से पॉइंट बी पे लेके आ रहा हूं, तो यहां पर भी उसका एक पोटेंशियल रहा होगा। इंफिनिटी से जब लाए होंगे यहां पर तब भी एक पोटेंशियल रहा होगा। अब यहां लाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल में जो बदलाव आएगा, जो चेंजमेंट आएगा, उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस पे कहा था ना इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी से लेके आए थे। इसमें क्या कह रहा है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए, इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर,
ठीक है, तब हम उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सर अंतर कितना आता है, इसको हम डेल्टा वी बोलते हैं। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, डेल्टा का मतलब चेंज, मतलब ए में जितना था माइनस बी में जितना पोटेंशियल रहा होगा, उसका डिफरेंस जो होगा उसे डेल्टा वी बोलेंगे। आई बात समझ में? अब देख लेते हुए सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास। ये काफी छोटा तो नहीं लग रहा है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल, मैंने ये बताया इलेक्ट्रिक सेल कैसा दिखता है। एक तरफ बड़ा साइन होता है, एक बड़ी लाइन खींचते हैं जिसको पॉजिटिव बोलेंगे, एक तरफ छोटी लाइन जैसे नेगेटिव बोलेंगे, इसे कहते हैं सेल। ठीक, अब उसी जगह पे अगर एक से ज्यादा सेल लगा दे, मान लो 3 लगा दे, तो इसको हम कहेंगे बैटरी। ठीक, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, देखो यहां लिखा हुआ है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आ गई बात समझ में? इसके बाद ये है भैया स्विच, इसको क्या बोलते हैं, स्विच या की, प्लग, जो भी बोल लो। ठीक, ये सब एक ही बात है, जो सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर भाई देखो एक सर्किट है, अंदर यहां सेल लगा है, ठीक, और ये कंप्लीट ना हो तो क्या इसमें करंट पास होगा? अगर ये एक दूसरे कनेक्टेड नहीं होंगे तो चाहे जितना भी करंट पास कर लो, ये करंट आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही इससे कनेक्ट हो जाएगा करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में। ठीक, तो जब आपको करंट को फ्लो होने से रोकना होता है तो आप स्विच को ओपन कर देते हो, मतलब कि स्विच को ऑफ कर देते हो। की को ओपन करना मतलब देखो ये वाला जो है ये है की ओपन है, ये की क्लोज है। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओपन का मतलब की को खोल दिया है, की को खोल दिया मतलब सर्किट खुल गया, सर्किट ओपन हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा तो स्विच ऑफ हो गया। ओपन का मतलब ऑफ। और जब हमने सर्किट को चालू करना है तो हम की को क्लोज कर देंगे, मतलब सर्किट चालू हो जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये भी वायर का जॉइंट है कि यहां पर वायर जुड़ा हुआ है तो उसके लिए ऐसे करके वायर जॉइंट दिखाया जाता है कि 1 से 2 तार निकले हुए हैं। इसका मतलब है कि वायर एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है लेकिन ज्वाइन नहीं किया गया है। ठीक है, क्रॉस हो रहा है, ज्वाइन नहीं किया गया इसको। ये बल्ब का सिंबल है, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं भाई रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। जैसे आप रास्ते में चलते स्पीड ब्रेकर आता है, वैसे करंट के रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर आता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी में अगर एक एरो लगा हुआ है तो इसे कहेंगे रियोस्टैट। देखो लिखा हुआ है रियोस्टैट 9 नंबर पे। रियोस्टैट, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलता है ना। इसमें ऐसे ऊपर से एक जॉकी भी लगा हो सकता है। इससे क्या होता है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती रहती है, कभी 1 है, कभी 2 कर दिया, कभी 10 कर दिया, ऐसे आप इसको चेंज भी कर सकते हो उसमें। ठीक, फिर सर ये क्या है, ए और ये वी, इसे कहते हैं एमीटर, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। इसमें ए लिखा है वो एमीटर है, जिसमें वी लिखा है वो वोल्ट मीटर है। एमीटर जो होता है ये किसको मेजर करता है, करंट को। ये करंट को मेजर करता है। करंट के यूनिट क्या थी, एम्पियर थी, तो एमीटर होता है करंट को मेजर करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सीरीज में लगता है। कहां लगता है, सीरीज में। जैसे ये तार जा रहा है तो उसी तार में एमीटर लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक, जहां पे मुझे करंट मेजर करना है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका रीजन ये है कि आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को घुमा रहे हो,
तो जब ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, उसको पोटेंशियल नहीं कहते। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप मेजर करोगे उसके लिए आप वोल्ट मीटर यूज करोगे, और ये हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है। पैरेलल सर कैसे? जैसे एमीटर ऐसे लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर इस तरह से लगता है उसमें, ठीक। चलिए अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड such that the physical condition like temperature, density, etc. remain unchanged. जब टेम्परेचर, डेंसिटी जैसी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होती है, कैसी होती है? कांस्टेंट मतलब बदलती नहीं है, चेंज नहीं की जाती है, तब जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब करंट अगर आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, करंट घटा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ाने पे दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, ठीक। उसके लिए सिंबल यूज होता है ये वाला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा होता है कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाता है, उस पर भी बात नहीं करनी है। यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब ये आई है, यहाँ पर ये आई दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा वो, तो v अपॉन आई। प्रोपोर्शनल में क्या बचा? कुछ नहीं है, 1 है, तो वो एक कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है वहां पर हमें कांस्टेंट लगाते हैं। तो v अपॉन आई का जो रेशियो होगा, v अपॉन आई को जब हम डिवाइड करेंगे एक रेशियो मिलेगा, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा? जब फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, डेंसिटी जैसी चीजें ना बदले, अनचेंज रहे, सिर्फ तभी। अगर ये चेंज हो रही होगी तो ये रेशियो बराबर नहीं होगा, रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा वरना, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है फिजिकल कंडीशंस तो फिर v और i का रेशियो भी कांस्टेंट होता है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। पीछे में सिंबल दिखाया था, ऐसे करके रेजिस्टेंस का सिंबल बनता है, इसी में r लिख देता है, ठीक। जैसे इस ग्राफ में देखो, इस पॉइंट पे देखो रेजिस्टेंस V और I का रेशियो, जब पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो करंट यहां पर आ रहा है, जब पोटेंशियल डिफरेंस यहां चला गया तो करंट इधर आ रहा है ना, 0.2 के आसपास। जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने और बढ़ाया, 0.8 के पास कर दिया, तो ये 0.3 हो गया। इसका रेशियो बराबर रहता है। अब सर रेशियो आप निकाल के भी देख सकते हो, ऊपर v की वैल्यू रखो, नीचे i की वैल्यू रखो, डिवाइड कर करके चेक कर लो, आ जाएगा, हर बार बराबर आता रहेगा, ठीक है। और इसको देखने का तरीका ये भी है कि भाई ग्राफ जो है हमेशा सीधा बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, मतलब इंक्रीजिंग, दोनों चीज इंक्रीज हो रही है, v भी इंक्रीज हो रहा है और i भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। अब अगर फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल कंडीशंस थी, अगर वो कांस्टेंट ना हो तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहली चीज वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। मान लो ये कंडक्टर है भाई, ये तार है एक, ये है एक तार, तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। भाई जैसे रास्ता होता है, रास्ते में फ्रिक्शन होता है ना। अब जितना ज्यादा लंबा रास्ता हो उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना कम रास्ता हो उतना कम फ्रिक्शन लगेगा आप पे, ठीक है। और यहां पर ये एरिया है भाई, इसका एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन ए। मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो एरिया जितना बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस उतना घटता चला जाएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों को मिला के लिखा जाए तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है कौन? रेजिस्टेंस।
मैंने अभी कहा था प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगाया जाएगा, यहां पे कांस्टेंट लगता है ये रो। यहां कांस्टेंट क्या है? रो, RHO। ठीक, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। और ये मटेरियल का फिक्स होता है। कोई भी मटेरियल आप लेके जा रहे हो, चाहे आप स्टील यूज कर रहे हो, सिल्वर यूज कर रहे हो, सबके लिए रेजिस्टिविटी अपना एक अलग रेजिस्टिविटी होता है। और हर सिल्वर, जितना भी आप सिल्वर लेके जाओगे, सबके लिए रेजिस्टिविटी वही होगा। जो कॉपर होगा उसका रेजिस्टिविटी अलग होगा। और सारे टाइप में कॉपर में, चाहे छोटा तार लेके जाओ, मोटा तार लेके जाओ, जैसा भी लेके जाओ, सबके लिए रेजिस्टिविटी वही रहेगा। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी रो होता है। अगर हम इसको रेजिस्टिविटी को देखें तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है। आप इसी से निकाल सकते हो। ए को वहां भेज दो, एल को भी दूसरी तरफ भेज दो। ठीक है, आर का था भाई ओम। अरे मैंने बताया नहीं भाई, सॉरी। हाँ, रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट थी वो ओम होती है। ये ओम्स लॉ से निकला है ना, तो इसलिए इसको ओम बोलते हैं। इसको बनाते इस तरह से, ये। ठीक है, ये सिंबल होता है उसका। हाँ, तो वैसे ही भाई जो इसका यूनिट होगा, यहाँ पे आर है मतलब ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है। 1 मीटर कट गया तो बचा ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ये होता है ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी का। ठीक है, ये यूनिट जरूर याद रखना भाई, बहुत जरूरी होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई, टेम्परेचर बदलता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी बदल जाता है। ठीक, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कैसी है? सिल्वर के लिए देखो, सिल्वर के लिए सबसे कम होती है, क्योंकि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। कभी कहे कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है हमारा, तो टॉप 3 आपके सामने है। सबसे नंबर 1 पे सिल्वर, नंबर 2 पे कॉपर, नंबर 3 पे एल्यूमिनियम। ठीक, सबसे कम रेजिस्टिविटी इन्हीं तीनों की है। इसके बाद जो भी सबकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। टंगस्टन हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, सबकी रेजिस्टिविटी आप देख सकते हो। ठीक, एलॉयज भी भाई कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उनकी रेजिस्टिविटी इस टाइप से है। इंसुलेटर्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इतनी हाई होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब रोड हो, रोड में स्पीड ब्रेकर पहाड़ जितना हो, तो फिर गाड़ी आप कैसे चला पाओगे? उसमें नहीं चला पाओगे ना। तो वैसे इसमें इतना ज्यादा हाई होता है कि करंट आगे जा ही नहीं पाता। इसको याद नहीं करना होता, बस अब ये याद रखो बेस्ट टॉप कंडक्टर कौन से है हमारे पास। टॉप 3 कौन से है? सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। हाँ, अब इसमें भैया ये प्रूविंग जरूर तैयार कर लेना, जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सबसे पहला है रेजिस्टर इन सीरीज। रेजिस्टर इन सीरीज, सीरीज का मतलब भाई एक वायर है, उसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, उसी लाइन में दूसरा लगा है, उसी लाइन में एक और लगा है। ऐसे लगा, आप कितने भी लगा लो। ठीक, और उसे आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर लो, जो भी सही लगे। अब अगर यहां से करंट आई आ रहा है तो क्या करंट चेंज होगा भाई? यहां से जैसे जा रहा है, सीधी लाइन से चला जा रहा है वो, तो यहां से भी करंट आई निकलेगा। याद रखिए, सीरीज में करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम होता है। जब भी रेजिस्टेंस को आप सीरीज में लगाओगे तो करंट सेम होगा। बदलेगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग माना है। इसका रेजिस्टेंस R1 था, उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1। R2 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2। R3 के पास V3। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तीनों को जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। इससे फॉर्मूला निकलता है V इज इक्वल्स टू I R। ये फॉर्मूला निकलता है, ये आपको याद रखना है।
है ना, आप इसको याद रखो चाहे इसको याद रखो, इसी से निकल रहा है वो। तो ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला आया था, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। V1 के लिए करंट तो सेम है भाई I, लेकिन रेजिस्टेंस V1 के सामने कौन सा है, R1 वाला, तो I R1। V2 के लिए I R2 और V3 के लिए I R3। ठीक, इस इक्वेशन में तीनों की वैल्यू पुट कर लो, इसकी जगह I R, V1 की जगह I R1, V2 की जगह I R2, V3 की जगह I R3। देखो ये पुट किया है, यहां I कॉमन है, I को कॉमन लेके काट दिया जाए। ठीक, तो क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर सीरीज में कभी आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो तीनों रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ दो, 3 हो 4 हो जितने भी हो सबको आप डायरेक्टली जोड़ दो, अगर वो सीरीज में है तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इसे टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। अब आता है भाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल लाइन क्या होती है, ये से पैरेलल बोलते थे, है ना, तो रेजिस्टेंस ऐसे ही लगेगा। देखो ये एक सर्किट है, अरे पागल हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस लगाया मैंने, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, ये तीसरा रेजिस्टेंस, तीनों कैसे है, पैरेलल है, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम था, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, याद रखिएगा ये बात, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहां पर जब करंट I आ रहा है तो क्या I डायरेक्ट तीनों में बराबर जाएगा, नहीं जा सकता है, यहां जा रहा है I1, दूसरे वाले में जाएगा I2 और तीसरे में जाएगा I3। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, V अपॉन I इज इक्वल टू R, I को वहां भेज दो, R को नीचे भेज दो, तो करंट की यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, V अपॉन R। ठीक, तो देखो इसी I से टूट के I1 I2 I3 निकले थे, वापस जब तीनों यहां से आएंगे तो वापस मिलके क्या बन जाएंगे, करंट I बन जाएंगे। तो I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, और I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। यहां देखो I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की क्या होगी, V तो सेम है तो V अपॉन R1, I2 होगा V अपॉन R2, I3 होगा V अपॉन R3। ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ रही है, इसी फॉर्मूले में बस आपको रखना है, V सेम रहेगा, R जो भी है उसके सामने I1 के पास R1 है, I2 के पास R2 है, I3 के पास R3 है, वो रख देना है। फिर इस इक्वेशन में पुट करो, V अपॉन R I की जगह पे, I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2, I3 की जगह पे V अपॉन R3। फिर से V कॉमन लेना है इस बार, और V को कॉमन लेके काट देना है, तो आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मतलब इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, इसमें रेसिप्रोकल करके ऐड करना होगा। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना भाई, कि जब आप रेसिप्रोकल करके ऐड कर लोगे तो फिर रेसिप्रोकल करोगे तब जाके R इक्विवेलेंट निकलेगा, ये नहीं कि रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया सिर्फ, तब तो फिर 1 अपॉन R का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो उसको फिर से रेसिप्रोकल भी करना होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे सब चीजों को, ये प्रिपेयर आपको कर लेना है तब तक अच्छे से। ठीक है, देखो थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया हमें बनाते बनाते सब चीजें, इसीलिए जल्दी थोड़ा पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब आखिरी के 2 स्लाइड्स बचे हैं। पहला इलेक्ट्रिक पावर, इसमें पावर बुक में पहले हीटिंग इफेक्ट आता है, लेकिन मैं पहले इलेक्ट्रिक पावर पढ़ाता हूं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर is the rate or at which electrical energy is transferred or consumed in a circuit।
मतलब सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, किस रेट से, मतलब कितनी स्पीड से कंज्यूम हो रही है, मतलब आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो, वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको दिखाते हैं भाई V अपॉन आई से, जो V अपॉन आई जो रेशियो था, सॉरी यार गलत हो गया, V अपॉन आई नहीं होता, भी गलत लिख रहा है इसमें, इतना गलत है इसमें। इसका फॉर्मूला होता है वी आई, V इंटू आई, V मल्टीप्लाई आई। ठीक है, और भाई पावर की यूनिट होती है वॉट, इसको दिखाते हैं कैपिटल W से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। जितनी गलतियां सब सही करके मुझे अपलोड करनी होगी। अब अगर भाई मुझे यहां से V ना दिया हो, R दिया हो इसकी जगह, तो V का फॉर्मूला क्या था, IR था, IR इंटू आई, P की जगह पे IR रख दो, क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R, दो बार I है, I स्क्वायर R। I ना दिया हो, V और R दिया हो सिर्फ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R था, तो यहां पे रख लो, V दिया हुआ है, यहां पे लिख लो V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R बन जाएगा। देखो ये रहा। ठीक, तो ये भी फॉर्मूले इसी के हैं, अलग नहीं है, लेकिन मेन ये है, ये पहले आपको याद रखना है। ठीक, बाकी ये तो बन जाएंगे दोनों। ठीक है भाई, इसके बाद एक चीज होती है 1 किलोवाट आवर, इसको इरेज कर दे जरा, फिर समझाए, थोड़ी जगह मिल जाए समझाने की। 1 किलोवाट आवर KWH, वन KWH में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। सर ये क्या चीज है, पावर का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम। अगर 9th में आपने पढ़ा हो तो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का फॉर्मूला होगा पावर इंटू टाइम होगा। वर्क क्या है भाई, एक एनर्जी है, वर्क एनर्जी बराबर होते हैं, तो एनर्जी भी हो गया पावर इंटू टाइम। पावर की यूनिट भाई वॉट, टाइम की यूनिट सेकेंड, लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं वॉट की जगह किलोवाट, क्योंकि हम भाई थोड़ा बहुत तो यूज करते हैं, नहीं बहुत सारा यूज करते हैं, तो किलोवाट है ना। और टाइम भी भाई सेकेंड के हिसाब से नहीं जुड़ता, आर के हिसाब से जुड़ता है। आपको जो मीटर रीडिंग देता है वो KWH में देता है, किलोवाट आवर में, है ना। तो आप कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो, इसको मेजर करने के लिए KWH यूज होता है, ये यूनिट यूज होती है, कितनी एनर्जी आप घर में यूज करते हो। ठीक, अब सर ये 3.6 कहां से आया, तो भाई देखो 1 KWH में पहले तो किलोवाट है, 1 किलोवाट में, किलो का मतलब 1000, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 60 इंटू 60 मिनट 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड्स होता है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो, एक 2 जीरो यहां और एक पॉइंट यहां लगा के 10 की पावर 6 बनता है, और यहां आता 3.6। इसीलिए देखो एनर्जी है ना, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या है, जूल। समझ रहे हो, ये जो KWH है ये पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, अलग से स्पेस बनाने की जरूरत थी नहीं। क्लियर, याद कर लेना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है, वैल्यू याद रखना, यूज करना पड़ता है। लास्ट है भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं तो चीजें गर्म होती हैं। कभी पहले वाले बल्ब देखे, कोई भी डिवाइस देखो, ज्यादा देर चलाते गर्म हो जाता है ना। और कुछ डिवाइस तो गर्म करने के लिए यूज करते हैं, जैसे हीटिंग रॉड हो गया, या फिर गीजर हो गया, या फिर रूम हीटर हो गया, ये सब चीजें हीटिंग इफेक्ट देते हैं भाई, हीटिंग इफेक्ट देते हैं। तो उसको कैसे मेजर करते हैं,
तो पावर का फॉर्मूला था वर्क अपॉन टाइम, जो मैंने पीछे बताया अभी आपको। इसको हम पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है, ठीक। तो एनर्जी हो गया पावर इनटू टाइम, ये भी मैंने पीछे बताया था अभी आपको, एनर्जी हो गया पावर इनटू टाइम। तो हीट जो है वह हीट भी तो एनर्जी है, ये जो H है जिससे हीट को दिखा रहे हैं, ये क्या एनर्जी नहीं है, ये भी एक एनर्जी है, इसकी यूनिट भी जूल है, J से डिनोट होता है, ठीक। तो जब भाई ये P इंटू टी है, पावर इंटू टाइम है, तो पावर का फॉर्मूला पीछे क्या था, VI, VIT हो जाएगा ये, क्योंकि इंटू में टाइम भी है, ठीक। पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर था तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर हो जाएगा, मतलब टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। ये आपके पास आ जाएगा हीट, कि कितना हीट मिल सकता है उससे, ठीक है। आई बात समझ में है? और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये थियरी था, इसमें बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से तैयार करने हैं, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हीटिंग इफेक्ट आप कहाँ यूज करते हो, पता होगा ना भाई, रूम हीटर में हो गया, आयरन में हो गया, जिससे कपड़े प्रेस करते हो, है ना, इन सब जगह पे हीटिंग इफेक्ट यूज होता है हमारा, एग्जांपल्स पता होने चाहिए आपको, ठीक। ये सब पता रहे, फॉर्मूले सारे याद रहे, इससे मेन न्यूमेरिकल आपको करने होंगे। रेजिस्टेंस वाले डेरिवेशन दोनों सीरीज और पैरेलल के, वो प्रिपेयर कर लेना, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे। चलो आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को दोस्तों से शेयर कर दो जो भी 10th 11th में है, और अगले साल 11th का भी हम लोग लेके आएंगे, अगले साल मतलब अगले सेमेस्टर ही, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बाकी अभी तो थोड़ा जल्दी जल्दी में वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि टाइम भी कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिजिक्स ही पहले पूरा हो जाए, केमिस्ट्री भी कर ही देंगे, बायो का भी पता नहीं क्या चल रहा है, टाइम मिल नहीं रहा है एक्चुअली। चलिए ठीक है, थैंक यू।